नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के एनसीईआरटी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, एकदम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। अगर इस सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में। जी हाँ दोस्तों, 2025 में ये BBA 2025 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए तो इसे 2 या 3 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे गए। चलिए हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला ही नंबर क्वेश्चन है। जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? ये कब पूछा गया? 2014 के सेटी में और 2016 में, 2022 में, 2023 में। तो याद रखेंगे जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? याद रखेंगे जर्मन राय राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था कि जर्मन राय राज्य का निर्माण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? चलिए जानते किसने किया था। ऑप्शन ए में मेजनी, ऑप्शन बी में बिस्मार्क, ऑप्शन सी में नेपोलियन 3 और ऑप्शन डी में है लुई 18वां। इसका राइट आंसर रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? याद रखेंगे बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है गैरिबल्डी पेशे से क्या था? गैरिबल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए में सिपाही, ऑप्शन बी में किसान और ऑप्शन सी में है जमींदार और ऑप्शन डी में नाविक। याद रखेंगे गैरिबल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गैरिबल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? यह 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। काउंट काबूर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो याद रखेंगे किस पद पर। ऑप्शन ए में सेनापति, ऑप्शन बी में फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है गृहमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री बनाया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो याद रखें किस वंश की स्थापना की? तो ऑप्शन ए में है हेम्पर वंश, ऑप्शन बी में आलिया, ऑप्शन सी में है बुर्बो, ऑप्शन डी में जारशाही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर बुर्बो वंश का ऑप्शन है। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? तो बुर्बो वंश का। और वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है रक्त एवं लौह की नीति का संबंध किनसे है? देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। और देखिए कैसे घुमा पूछा है रक्त एवं लौह की नीति का संबंध किससे, यानी किससे है संबंध? याद रखेंगे किससे है? तो बिस्मार्क से। किससे है? बिस्मार्क से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। रक्त एवं नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और सातवां नंबर क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 2021 में पूछा गया है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए में निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन बी में संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी में गणराज्य, ऑप्शन सी में संवैधानिक राजतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाए संवैधानिक राजतंत्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाए राइट आंसर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में शासन जो हुआ था संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। और आठवां नंबर क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था?
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखें ऑप्शन ए में 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1788 में, ऑप्शन डी 1807 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। और 9 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? चलिए जानते हैं किस युद्ध के बाद। ऑप्शन ए में क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी में सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन डी में पर्सा का डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन डी में सिटडाउन का युद्ध। इसका राइट आंसर सिटडाउन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सिटडाउन नहीं, सेडोवा या सिटडाउन, ये दोनों में कंफ्यूजन है, सिटडाउन या सिडोवा। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए में ट्रांसपेडेंट संघ की, ऑप्शन बी में सेलेस्पाइन संघ की, ऑप्शन डी में राइन संघ की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी की नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। वही पूछा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की। 11 नंबर क्वेश्चन है, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? और जालवेराइन क्या था? एक व्यापारी था। और किसने किया था? पर्सा ने किया था। कब किया था? 1834 ईस्वी में किया था। किसने किया था? पर्सा ने किया था। एक व्यापारी था जालवेराइन। ऑप्शन ए में पर्सा ने, ऑप्शन बी में अस्टियन, ऑप्शन सी में सर्नियन, ऑप्शन डी में फ्रांस ने। अभी आपको बोले हैं पर्सा ने किया था 1834 ईस्वी में, क्या? जालवेराइन जो व्यापारिक था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? याद रखेंगे हंगरी की भाषा क्या थी? तो मेगयार थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हंगरी की भाषा क्या थी? मेगयार थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो याद रखें यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 2019 में पूछा गया है। यूरोप का मरीज किसे? ऑप्शन ए में पर्सा को, ऑप्शन बी अस्टिया को, ऑप्शन सी है तुर्की को, ऑप्शन डी है ब्रिटेन को। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन यानी कि मेटरनिक कब पराजित हुआ था? तो याद रखेंगे मेटरनिक कब पराजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। सी और डी में कंफ्यूजन है। मई 1848 में याद रखेंगे कि मेटरनिक का शासन खत्म हो गया था, यानी पराजित हो गया था मई 1848 ईस्वी में। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? याद रखेंगे फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो याद रखें किस वंश की? तो याद रखेंगे बुर्बो वंश की। किससे? बुर्बो वंश की गई थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी कौन सा देश था जो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, यानी नहीं कराना चाहता? ऑप्शन ए में पर्सा, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, सी हो जाएगा राइट आंसर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया देश था। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखेंगे मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन। कौन सा कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध कब था? कार्बोनरी संगठन। कार्बोनरी दल की स्थापना 1810 ईस्वी में मेजनी ने किया था। याद रखेंगे 1810 ईस्वी में मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, जालवेराइन एक संस्था थी। जालवेराइन एक संस्था थी यानी कैसी? जालवेराइन एक संस्था थी, कैसी थी? अभी आपको बताएं 1834 ईस्वी में जो पर्सा ने किया था, 1834 ईस्वी में जालवेराइन संस्था थी, कैसी थी? तो व्यापारिक थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2020 में 2022 में पूछा गया है, जालवेराइन एक संस्था थी, कैसी? व्यापारिक थी। चलिए हम 19वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है,
19वां नंबर क्वेश्चन है 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? याद रखेंगे 1829 की एड्रियानोपल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं या अंतर्गत हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस महादेश के अंदर? यूरोप महादेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? चलिए जानते हैं किस देश का स्रोत। ऑप्शन ए में है तुर्की, ऑप्शन बी में इंग्लैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी में यूनान। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 22वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? देखिए 2020 और 2021 2022 में पूछा गया है, तीनों लगातार पूछा गया है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो याद रखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1871 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1864 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 1871 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और 22वां नंबर क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये 2019 में 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में काबूर ने, ऑप्शन बी है मेजनी ने, ऑप्शन सी है बिस्मार्क ने, और ऑप्शन डी है लुई अठारवा ने। इसका राइट आंसर होगा यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। याद रखेंगे। और कब की थी? ये शायद 1832 ईस्वी में हुआ था। और 23वां नंबर क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे यंग इटली की भी स्थापना मेजनी ने ही की थी। याद रखेंगे। और 24 नंबर क्वेश्चन है सिड्डान का युद्ध कब हुआ था? सिड्डान का युद्ध कब हुआ था? याद रखेंगे सिड्डान का युद्ध कब हुआ था? सिड्डान का युद्ध कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। सिड्डान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। इस बात को याद करें। इसके बाद सिड्डान के युद्ध के बाद ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। सिड्डान का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में हुआ था। सिड्डान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के युद्ध कहाँ हुआ था? याद रखिए कहाँ हुआ था? सिड्डान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सिड्डान में ही हुआ था। चलिए हम 25वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है वियना कांग्रेस या सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? याद रखेंगे वियना कांग्रेस या सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 2020 में और 2022 में पूछा गया है। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1815 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस हुआ था। और वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन कहते हैं? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कर रहा था। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? याद रखेंगे ऑप्शन ए में पूर्ण जागरण काल से ही, और ऑप्शन बी में है धर्म सुधार आंदोलन से, और ऑप्शन नंबर सी है गौरवपूर्ण क्रांति से, और ऑप्शन डी है फ्रांस की क्रांति से। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण जागरण काल से ही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण काल से ही माना जाता है। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? याद रखेंगे नेपोलियन संहिता कब लागू की? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में 1791 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1801 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कब हुआ था? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। क्या हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है
29 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? याद रखें कौन था? मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक था। वियना सम्मेलन या अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। चलिए हम 30वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? ऑप्शन ए में 1866 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1864 में, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871 में। इसका राइट 1871 ईस्वी में ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? याद रखेंगे, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने ही किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने ही किया था। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, जालवरेन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखेंगे, जालवरेन संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1830, ऑप्शन बी में 1832, ऑप्शन सी है 1834, ऑप्शन डी 1836। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी में ही जालवरेन संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1834 में किसने किया था? पर्सा ने किया था। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यही पूछ रहा है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? याद रखें, यूरोपियन सभ्यता का पालना ऑप्शन ए में इटली को, ऑप्शन बी में फ्रांस को, ऑप्शन सी है इंग्लैंड को, ऑप्शन डी है यूनान को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनान को। किसको? यूनान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई? यानी तुर्की के साथ जो एड्रियानोपल की संधि हुई थी और कब हुई थी? एड्रियानोपल 1829 ईस्वी में हुई थी, वही पूछ रहा है। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? याद रखें, एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर, सिड्डान का युद्ध किनके बीच हुआ? सिड्डान का युद्ध किनके बीच हुआ था? याद रखेंगे, सिड्डान का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिड्डान का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? याद रखेंगे, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए में 1830, ऑप्शन बी में 1832, ऑप्शन सी 1834, ऑप्शन डी 1837। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी में एक यूनान को एक राष्ट्र घोषित किया गया। चलिए हम 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन ए में है डेनमार्क की संधि, ऑप्शन बी में गेस्टिन की संधि, ऑप्शन सी में है प्राग की संधि, ऑप्शन डी में फ्रैंकफर्ट की संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी क्या है? याद रखेंगे, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है जी? बुडापेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? याद रखेंगे, गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो याद रखेंगे, गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का प्रधानमंत्री था। गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गिजो कहाँ पर? फ्रांस का। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? वही पूछ रहा है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? याद रखेंगे, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, 2021 में पूछा गया है। चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में है काबूल, ऑप्शन सी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क उत्तरदायी था। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण निम्न में किनका संबंध नहीं है? यानी इटली के एकीकरण में किनका संबंध नहीं है? तो याद रखेंगे, इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बाकी ये तीनों का है, मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी, ये सभी का है। और बिस्मार्क का केवल जर्मनी में है और ये तीनों का नहीं है। पर लेकिन इटली के एकीकरण में किनका संबंध नहीं है? तो याद रखेंगे,
केवल बिस्मार्क का नहीं है, बाकी ये सभी का है, सभी का इटली के करीबन योगदान है। चलिए हम 43 नंबर क्वेश्चन मारते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? यानी जर्मनी के किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा था? याद रखिए, सिट डाउन का युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? सिट डाउन की युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जो 1870 ईस्वी में हुआ था। सिट डाउन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन मारते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? याद रखेंगे, टीपू सुल्तान ऑप्शन ए में मैसूर, ऑप्शन बी में शिमला, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ये 2019 में पूछा गया है। टीपू सुल्तान कहाँ? मैसूर के शासक थे। चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का हुआ था? यानी किस युद्ध के बाद? याद रखिए, सिट डाउन के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये 2019 में पूछा गया है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन ए में है मेदिनी, ऑप्शन बी है कबूर, ऑप्शन सी गैरीबल्ड, ऑप्शन डी बिस्मार्क। इसका राइट आंसर जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन वास्तुकार था? तो बिस्मार्क वास्तुकार था। चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? याद रखेंगे, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो याद रखें, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? याद रखेंगे, हेगेल फ्रांस का दार्शनिक था। कौन सा? फ्रांस। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगता है। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? यूनान देश का दार्शनिक था। कौन? हेगेल किस देश का दार्शनिक? यूनान देश का। हेगेल के विचार से प्रभावित जर्मनी भी हो सकता है, ऑप्शन नेम नहीं है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? याद रखें, सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। 2023 में पूछा गया है। रोम नहीं, यूनान। सिकंदर कहाँ का निवासी था? 2023 में पूछा गया है, यूनान का निवासी था। चलिए हम 49वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब है? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 2023 में पूछा गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब है, यानी कब हुई थी? तो याद है कि फ्रांसीसी क्रांति का वर्ष 1889 ईस्वी। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी 1804, ऑप्शन सी 1871 और ऑप्शन डी 1817। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1789 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। चलिए हम 50वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन है, 50वां नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? तो याद रखें, इटली के एकीकरण में ये सभी दिया था। यहाँ दोस्तों, मेदिनी, काउंट काफूर और गैरीबल्डी, ये सभी इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। ये 2022 और 2023 में पूछा गया है। और चलिए 51 नंबर, ये 50 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन बढ़ गया है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है, इसलिए अब 52 हो गया। जी हाँ दोस्तों, 52 हो गया है। नेपल्स की क्रांति कब हुई? याद रखेंगे, नेपल्स की क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए में 1820, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में है 1821 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1822 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1827 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1821 ईस्वी में ही नेपल्स की क्रांति हुई थी। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चलिए जानते हैं कहाँ हुआ था। याद रखेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में जर्मनी, ऑप्शन बी में इंग्लैंड, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, इंग्लैंड में हुआ था। चलिए ये 52 इस क्वेश्चन को याद करने तो आपसे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को